नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदर्शन पटेल आपके अपने चैनल पीडीएल में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे एक पॉलिटी की बैच स्टार्ट है अभी, जो बहुत सारे फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पर हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सारे टॉपिक्स आती हैं। और इस सीरीज में हमारी कोशिश होगी कि हम भारतीय संविधान के सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको कवर करें। और हमारे लगभग 2 वीडियो जिसमें आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान है उसके 22 चैप्टर है, जिसमें से हमारा भाग 1 और भाग 2 यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लियर है। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि उनको एक छोटा सा रिव्यू लेते हुए, एक रिविजन टाइप का लेते हुए हम आगे का जो चैप्टर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर उन्हें देख लें, क्योंकि उसकी जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। और अगर आप उसको देखते हैं तो आपको जो सीरीज है वो प्रॉपर तरीके से चलेगी और कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो आइए अभी हम आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर हमारा भाग 1 स्टार्ट होता है, उसमें हमारे 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल्स कवर होते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे हमारा ये भाग 1 का जो आर्टिकल 1 है, जिसमें लिखा है राज्यों का संघ। तो ये मेन हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है यहाँ से स्टार्ट, कि आपको याद रखना होगा कि जो भारत है वो क्या है, एक राज्यों का संघ है। ये मेन आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप उसको माइंड में रखिएगा कि जो भारत है क्या वो राज्यों का संघ है। यहाँ ये संघ को थोड़ा सा लेके कंफ्यूजन आप मत क्रिएट कीजिएगा माइंड में, क्योंकि देखिए संघ 2 इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, एक होता है फेडरल और दूसरा यूनियन। फेडरल का भी हिंदी में संघ होता है और ये यूनियन का भी संघ होता है। तो हमारा जो है आपको जाना होगा यूनियन के साथ। क्यों, ये हमारे वीडियो में क्लियर है, तो आप जरूर जाके एक बार वीडियो से क्लियर कर लेंगे वो क्यों हम यूनियन के साथ जाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम देखते हैं आगे। दूसरा आर्टिकल है यहाँ पे कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी इस आर्टिकल में क्या हमारा डिस्कस किया गया है कि जो भी हमारे नए राज्य, यानी कोई भी बाहर का क्षेत्र, अगर कोई भी भारत से बाहर का क्षेत्र अगर भारत में शामिल होता है तो उसका जो हमारा ये डिस्कस किया गया है वो अनुच्छेद 2 में किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 3, इसको देख लीजिएगा कि भारत के कोई भी राज्य, यानी भारत के क्षेत्र में कोई भी राज्य होंगे, उनको अनुच्छेद 3 के तहत हम क्या कर सकते हैं, उनके उस राज्यों के का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों में, सीमाओं में और उनके नामों का परिवर्तन करके, यानी हम 3 तरह से काम परिवर्तन कर रहे हैं। उसका क्षेत्र में परिवर्तन करके, सीमाओं में परिवर्तन करके और उनके नामों का परिवर्तन भी हम आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। और इन दोनों कामों को करने के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के जो तहत जो भी परिवर्तन करते हैं, इसमें हम राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देके करते हैं। तो अगला जो चैप्टर जो हमारा आर्टिकल है उसमें ये भी डिस्कस किया गया है कि जो 2 और 3 में हम परिवर्तन करेंगे, इसके लिए हमको फिर राष्ट्रपति को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका मेन टॉपिक्स है, ये जरूर देख लीजिएगा। हमारे जो फर्स्ट हमारा जो वीडियो है वो हमारा बन चुका है, इसके लिए जरूर उसको आप देख लें एक बार। हमारा जो नेक्स्ट है वो है नागरिकता। किसी भी देश का कोई अगर कोई नागरिक होगा तो उसे वो देश एक नागरिकता देता है, और हमारे देश में भी ये नागरिकता का प्रावधान है। तो ये जो हमारा भाग 2 है, भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। ये आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग 2 किससे संबंधित है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, तो जरूर उसको ध्यान में रखिएगा कि जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। और ये जो आर्टिकल स्टार्ट होगा इसका कहाँ से कहाँ तक होगा, जरूर ध्यान उसको दिमाग में रखें। देखिए, हमारा जो भाग 1 खत्म हुआ था, 1 से लेकर 4 तक हुआ था, तो भाग 2 जो स्टार्ट होगा वो 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये 5 से लेकर के 11 तक जाएगा, यानी जो हमारा भाग 2 होगा वो कहाँ से होगा, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक की सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। तो इसको देखते हैं क्या क्या चीजें हैं भाग 2 में हमारे। तो हमारा जो आर्टिकल 5, इसमें क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता,
यानी जो भी हमारी संविधान बनी थी उस समय जो लोग भी भारत में थे सबको भारत की नागरिकता मिल गई थी। आर्टिकल 6 देखिए यहाँ पे, भारत से आए हुए सभी लोगों की नागरिकता, यानी जो पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनको नागरिकता दी गई है, और ये पाकिस्तान को छोड़ के जो गए थे ये उनकी भी आर्टिकल 7 में यहाँ पे नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 8 देखिए यहाँ पे आप, भारत के रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले, यानी ऐसे लोग जो भारत के बाहर गए हैं यानी किसी दूसरे देश में गए हैं, वो किसी पर्पज से जा सकते हैं, पढ़ाई के पर्पज से जा सकते हैं या किसी भी काम से अगर वो जाते हैं तो उनकी नागरिकता यहाँ से खत्म नहीं होगी। इसके बारे में जिक्र आर्टिकल 8 में किया गया है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ये फैक्ट आप दिमाग में रखिएगा अच्छे से कि अगर कोई व्यक्ति भारत का है और वो बाहर जाकर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः यहाँ से समाप्त हो जाएगी। हम इन टॉपिक्स को बहुत फास्ट ट्रैक पे लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वीडियोज ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, तो आप जाकर जरूर देख लेंगे। हमको आज टॉपिक स्टार्ट करना है, हम उसको आगे स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है आर्टिकल 10, नागरिकता के अधिकार के बना रहना, और 11 क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार और विधि का विनिमय किया जाना, यानी जो भी बनाने का इसका अधिकार है वो हमारे संसद को है। ये हमारे आर्टिकल 11 में इसका उल्लेख है। दोस्तों हम भाग 1 और भाग 2 के जो वीडियोस है उसको जरूर आप देख लेंगे ताकि आपके जो टॉपिक्स है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, और हमने बहुत ही अच्छे से उसको क्लियर किया हुआ है। अगर आपकी कोई सलाह सुझाव होंगे जरूर हमको देंगे अपने कमेंट बॉक्स में। अभी हम देखेंगे यहाँ पे भाग 3। भाग 3 क्या है उसको जरूर एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये जो टॉपिक हम याद रखेंगे आप कि भाग 1 हमारा जिसमें मेन फैक्ट है कि भारत राज्यों का संघ है, और भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 1 है भारत राज्य उसके संघ। भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 आप यहां देख सकते हैं किससे हमारा टॉपिक है वो मूल अधिकार। मूल अधिकार की बात कही जाए तो ऐसे अधिकार जो भारत के नागरिकों को मिलते हैं। देखिए भाग 1 में हम बात कर रहे थे किसकी, नागरिकता की, यानी जो भी व्यक्ति भारत में है उसको भारत देश उसको नागरिकता देती है, और अगर वो नागरिक है तो उनको क्या क्या अधिकार मिलते हैं हमारे अपने देश के तहत, अपना देश उनको कौन कौन सा अधिकार देता है उसका जिक्र हमारे इस चैप्टर में स्टार्ट हम देते हैं भाग 3 में। भाग 3 की अगर बात की जाए, भाग 3 में जो हमारा टॉपिक है वो होगा किससे जुड़ा हुआ, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसको देखते हैं आगे क्या क्या चीज इसमें मिलेंगी आपको। एक है भाग 3 में जो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा ये कहां से कहां तक हुआ, तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि जो भाग 2 हमारा समाप्त हो रहा है, भाग 2 हमारा समाप्त हो रहा है 5 से लेकर के 11 के बीच में। 5 से 11 के बीच में भाग 2 हमारी जो नागरिकता का टॉपिक है वो चलता है, वो समाप्त हो रहा है। तो जो भाग 3 स्टार्ट होगा इस 11 के आगे यानी 12 से स्टार्ट होगा, और 12 से कहां तक जाएगा ये 35 तक। तो थोड़ा सा ये टॉपिक हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम आराम से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक है हमारा। तो भाग 3 में जो हमारा ये टॉपिक है मूल अधिकार, इसकी पहला जो आर्टिकल आएगा वो कौन सा आएगा 12, जिसमें क्या लिखा है परिभाषा। तो आर्टिकल जो 12 है उसमें हमारा जो ये क्या है इसकी परिभाषा है। परिभाषा आपको दिखाते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होंगे। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। यानी ये जो अधिकार मिलते हैं वो किसके तहत मिलते हैं, कौन देता है हमें भारत के संविधान देता है, और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ये आप टॉपिक समझ लें कि इसमें कोई भी राज्य हस्तक्षेप
नहीं कर सकता। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, यानी किसी भी व्यक्ति का जो विकास होगा, जो हो सकते हैं मल्टी, जो उसका बहुआयामी विकास हो सकते हैं, हर जो डायरेक्शन में विकास होना चाहिए, उसके लिए ये जो हमारे अधिकार है बहुत आवश्यक है। और इसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक है। खास है, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं वो। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या चीज, मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के अलावा कोई दूसरा, इसमें यहां देखिएगा टॉपिक हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उसमें किसी और तरीके से, यानी कोई दूसरे तरीके से इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये टॉपिक आप अच्छे से समझिए, ठीक है। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है और इसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो होता है अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए ये अधिकार क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें किसी भी तरीके से इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसका संरक्षण किसको दिया गया है, संरक्षण करने का संसद को अधिकार दिया गया है और बिना संविधान संशोधन के इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये टॉपिक आप अच्छे से समझिएगा। इसके आगे देखिए क्या है, दोस्तों कोई भी आपके कोई डाउट्स या सुझाव होते हैं आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यानी इसको कोई ये नहीं है कि कोई तोड़ मरोड़ के या कुछ भी नए तरीके से लाने की कोई कोशिश करता है तो वो मान्य नहीं होगा। देखते हैं, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए दूसरा है और दूसरे के लिए दूसरा है, यानी कोई संपन्न व्यक्ति है उसके लिए जो मौलिक अधिकार होगा दूसरा होगा उसका, और जो थोड़ा सा वीक है उसके लिए कोई दूसरा होगा। नहीं, भारत के सभी लोगों के लिए ये मौलिक अधिकार क्या होंगे, एक समान है। इसमें आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, देखिए भारत का कानून जो है वो सबके लिए एक समान है। अब इतने बड़े बड़े हस्ती जैसे हम देख सकते हैं, अभी सलमान खान का केस है, संजय दत्त का केस है, या बड़े बड़े जो राजनेता हैं उन लोगों के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। जो कानून एक आम व्यक्ति के लिए है वो उनके लिए भी है। तो ये बोला गया है कि मौलिक अधिकार एक न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से इसको प्राप्त कराया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अपने पद का या किसी चीज का फायदा उठा लेता है। हाँ, निश्चित तौर पे इसका मतलब लोग एडवांटेज ले लेते हैं अपने मतलब पावर का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो नियम और कानून है वो सबके लिए हमारा संविधान एक समान है और सबको एक समान कानून यहाँ पे देता है। दोस्तों निश्चित तौर पे ये सारे टॉपिक्स आपने से समझ लिया होगा। हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है मौलिक अधिकारों को 6 भागों के तहत इसको बांटा गया है। यानी कितने तहत में इसको कितने भागों में बांटा गया है, भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है इनको 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है समानता का अधिकार। हम आज कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को क्लियर करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा इसको समझते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे, पहला जो भाग बोलेंगे समानता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है भाई, 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो जो हमारा मूल यानी जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से स्टार्ट है, 12 से, यानी इसकी जो परिभाषा है वो 12 में दिया गया है, ठीक है। तो हम आज देखते हैं, पहला है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसमें शामिल किया गया है। अगला जो देखेंगे यहाँ से हम शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ यानी कोई किसी को शोषित कर रहा है या किसी को दबा रहा है उसके लिए जो अधिकार है यहाँ पे 23 से लेकर 24 तक और लेते, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दिया गया है 24 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट देखें, सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार जो है उसकी गारंटी कहाँ पे है, ये 29-30 में है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये 32 से लेकर के 35 तक के बीच में ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, पहला टॉपिक हम देखेंगे यहाँ से
समानता का जो अधिकार मिलता है यहाँ से वो कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18। हम सभी आर्टिकल्स को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसको देख लिया जाए। अभी हमने बात किया परिभाषा की, परिभाषा आपने देख लिया कि मौलिक अधिकार क्या है। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है वो क्या है, मौलिक अधिकार है, और वो सबके लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए दूसरा है तो दूसरे के लिए कोई दूसरा संविधान बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए जो संविधान है वो इक्वल है, सबको इक्वलिटी का ये अधिकार हमको संविधान के तहत मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद 13 की बात क्या है, क्योंकि 12 जो है वो परिभाषा से है, तो परिभाषा आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बस हमको क्या देता है, अधिकार देता है, और इसमें उल्लेख किया गया है लोगों के अधिकार के बारे में, उसकी परिभाषा का। तो ये एग्जाम से पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार है उसकी परिभाषा किसमें है, तो वो 12 में। दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 13 की, अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। देखिए अब यहाँ एक चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मूल अधिकारों से असंगत, असंगत मतलब जो उससे मैच न खाता हो, यानी कोई भी अधिकार हम बना देते हैं जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, तो उसको क्या करेंगे, अल्पीकरण करने की विधि। यानी कोई भी ऐसा कानून कोई राज्य अपने सीमा बना देता है तो क्या होगा, उसको अल्पीकरण की व्यवस्था किसमें है, अनुच्छेद 13 में इसका उल्लेख किया गया। अगर देखिए अल्पीकरण की बात की प्रोसेस समझे इसको कैसे। राज्य, देखिए एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिएगा, वो राज्य। राज्य का मतलब यहाँ पे क्या होगा, राज्य का मतलब यहाँ पे कोई राज्य सरकार से मतलब नहीं है। राज्य मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का हेड की बात कही जाए, जैसे बैंक की बात कहें तो बड़ौदा या कोई भी जो बैंक है वो राज्य की कैटेगरी में नहीं आएंगे। राज्य होगी जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या होगा, सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाती है। तो ये एक राज्य के परिदृश्य में आएगा। और राज्य के और समझना चाहें, जैसे मान लीजिए बीसीसीआई, तो बीसीसीआई जो है एक राज्य की सीमा राज्य के स्वरूप में आएगी। क्यों, क्योंकि जो बीसीसीआई है पूरे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए नियम और कानून बना सकती है, उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। रेलवे बोर्ड भी है, रेल कौन सी ट्रेन कहाँ चलेगी वो उसका खुद का अपना पर्सनल डिसीजन होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये राज्य हमको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इनको आगे, बट ये समझेंगे ये राज्य सरकार नहीं है। ये राज्य मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का हेड समझिए, जो अपने सीमा और अपने दायरे में क्या अधिकार बनाने का अधिकार रखती है, उसके लिए कोई उसको हस्तक्षेप नहीं करेगा या कोई उसके लिए बाउंडेशन नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं। अरे वो भी जो डिपार्टमेंट कहा जाए या जो राज्य है, रेलवे बोर्ड या कोई बीसीसीआई, ये क्या है, कोई ऐसा अधिकार नहीं बना देंगे, कोई ऐसा कानून नहीं बना देंगे जो किसी इंसान के या किसी नागरिक के क्या है मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या उसको नुकसान पहुंचाता हो। तो उसको क्या करेंगे, अल्पीकरण की व्यवस्था है, मतलब उसको हटाया जा सकता है, संसद उसको हटा सकता है। आगे हम देखते हैं, अगर 13 हमारा ये हो गया, 14 है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, यहां आप देखेंगे 14 की बात करेंगे, विधि के समक्ष समानता क्या होगा, यानी कानून के सामने सभी क्या है, एक समान है। ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ये व्यवस्था है कि विधि के समक्ष सभी क्या है, समान होंगे, यानी कानून के लिए सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे, और कानून भी सबको एक समान समझेगा, यानी कानून भी सबको समान संरक्षण देगा। ये अनुच्छेद 14 इसका उल्लेख है। आप समझेंगे यहाँ पे कि विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ये दोनों टॉपिक्स एक साथ ही हैं। तो ये जो हमारा है ब्रिटेन से है और ये क्या है, अमेरिका से। समझेंगे आप, विधि के समक्ष समानता यानी विधि के सामने सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कानून का भी संरक्षण सबको एक समान मिलेगा। ये हमारा आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख है। दोस्तों यहाँ पे सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझिएगा। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे
अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, धर्म के आधार पे या उसके वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या उसके जन्म स्थान के आधार पे, इनमें किसी भी एक के आधार पे किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप थोड़ा समझिएगा कि हमारा जो 14 से क्या था कि विधि के समक्ष समानता थे, यानी वहां क्या था, सबको समान दिखाया गया, कानून सबके लिए एक समान होगा। यहाँ पे देखिए समानता से रिलेटेड बात हो रही थी, क्योंकि हमने 14 से बताया था ना समानता का अधिकार। देखिए यहाँ सब में इक्वलिटी का मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, उसमें कानून सबके लिए समान था। और यहाँ क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनमें इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा जो एक बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछे जाते हैं कि ये भेदभाव किनके आधार पे नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 में इसका उल्लेख है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है आर्टिकल 16 लोक नियोजन। लोक मतलब इसको समझिए कि जो भी गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसके नियोजन में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको उसके लिए समान क्या मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। देखिए ऊपर जो था हमारा जो आर्टिकल 15 की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको और समझते हैं, 15 को थोड़ा सी चीज और फिर से क्लियर करते हैं। ये लिखा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे, तो हम यहाँ नीचे भी टॉपिक था लोक नियोजन पे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप देखते हैं कि कई बार आरक्षण है, लोगों को आरक्षण मिलता है ऐसे वर्ग को आगे लाने के लिए, SC/ST को या OBC को भी है, तो आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ हम कैसे बोलेंगे कि भेदभाव नहीं हो रहा है। देखिए इसका एक और भी कंसेप्ट है कि आप इनके अनुसार भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में सकारात्मक इसका पक्ष होगा तो आप करेंगे। अगर आपको कोई दिख रहा है कि हमको थोड़ा सपोर्ट देने से उनको पक्ष आगे आ रही हैं, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान देंगे आप कि पॉजिटिव वे में हमको अगर जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इसमें क्या है, लोक नियोजन जो होती है, जो इनकी सरकारी भर्तियां होती हैं, कोई भी नियोजन होता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ आरक्षण होते हैं। तो देखिए वो क्या होती है, शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं है अगर आप शर्तों को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको वो जॉब मिलेगी, ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनको नहीं दिया जा सकता या इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन अभी हम बात बोल रहे थे कि पॉजिटिव वे में, अगर पॉजिटिव वे में हम करते हैं तो वो चीजें मानी जाएंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनकी हाइट कम होती है, अब उनकी हाइट कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज कहें कि भाई देखिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है, जैसे कोई भी पुलिस का या किसी चीज की जॉब निकलती है, आर्मी की होगी, तो उनकी जो हाइट का मापदंड होगा उनके लिए भी हम एक समान रख देंगे, तो उससे तो कोई भी नहीं जा सकता। फिर हम कैसे बोलेंगे कि सबको समान अवसर दिया जा रहा है। इसलिए हमने पहले ही वर्ड आपको यूज किया था कि पॉजिटिव वे में अगर हमको करना पड़ रहा है तो वो चीजें वैलिड है, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। तो ये चीज जरूर समझिएगा कि लोक नियोजन में सबको समान अवसर मिलेंगे, सबको उसके लिए उसका अवसर मिलेगा। लेकिन ये चीज ये आप उसको इंटरलिंक मत कीजिएगा उसके साथ कि हम भेदभाव नहीं कर रहा है, फिर ऐसे यहाँ क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी समझिए, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, बहुत हाइट कम है, तो उनकी तो कोई उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। उस केसेस में थोड़ा सा इनको छूट दी जाती है, हाइट में छूट दी जाती है, ये रीजन है इसका। नेक्स्ट जो हमारा है अस्पृश्यता का अंत। देखिए ये क्या टॉपिक है, अस्पृश्यता का अंत का मतलब छुआछूत, यानी किसी से भेदभाव, छूने का मतलब इसको छुआछूत की बोल सकते हैं कि आप छुआछूत की भावना दिखाएंगे किसी के साथ, तो वो बहुत ही गलत है और इसको हमारा संविधान पूर्ण रूप में क्या होता है, समर्थन नहीं करता। इसका जो हमारा
उल्लेख है आर्टिकल 17 में है। अनुच्छेद जो 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। और यहाँ हमारा जो नेक्स्ट है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या, यानी हम कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, कोई हम उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते। और अगर कोई उपाधि हमको कोई फॉरेन देश देता भी है तो वो भी हम बिना राष्ट्रपति के सहमति के बिना हम उसको अपने ऊपर अपने साथ नहीं हो सकते। जैसे राजाओं के भी बहुत होते थे, अपने आप को लोग एक से एक उपाधि दे देते थे, तो ऐसे कोई किसी को उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता अपना। ठीक है, अब इसमें कुछ जगहों को छोड़ के ये भी है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, अब कोई प्रधानाचार्य है तो भाई उनको तो प्रधानाचार्य ही कहेंगे हम। ठीक है, और चाहे सेना में भी है, तो ये सब सारी चीजें हम छोड़ के बाकी कोई उपाधि हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो यहाँ भी क्या है, सबको इक्वलिटी दिखाने के लिए कि कोई आप डिफरेंस ना शो करे, मैं ये कोई ऐसे जो मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, इस चीज को ये चीजें थोड़ा सा दिखाती हैं और डिफरेंस सोसाइटी में जनरेट करती हैं, इसलिए इनका भी अंत कर दिया गया। कुछ चीजों को जगहों पे छोड़ के, सेना के क्षेत्र में छोड़ करके या शिक्षा के क्षेत्र में छोड़ करके बाकी जगह पे से क्या है उपाधि को हटा दिया गया है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये भी इक्वलिटी शो कर रहा है, ऊपर जो भी आर्टिकल से सारी क्या है इक्वलिटी शो कर रही थी। अब यहाँ एक थोड़ा टॉपिक हम देखेंगे, अनुच्छेद 19। आई थिंक आपको सॉल्व हो रहा होगा, एक सेकंड। अनुच्छेद 19 की बात क्या है, अनुच्छेद 19 क्या करता है, वाक स्वतंत्र या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यहाँ पे, यानी अपने विचारों को व्यक्त करने का जो आजादी देता है वो आर्टिकल 19 का जो पार्ट 5 है ये, तो उसके जो पहला है क, उसमें ये आपको क्या मिलती है, खुद को स्वतंत्रता देती है। किस के लिए, क्या आप अपने विचारों को व्यक्त यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन। इसका मतलब समझिएगा कि कोई भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी आप मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के। और अगर आप हथियार रखते हैं तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि जरूर आप ध्यान रखिएगा। यानी अनुच्छेद जो 19 है वो क्या कहता है कि आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी है, आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी है। और जो उसका ख है, जो दूसरा पार्ट है, वो क्या कहता है, शांतिपूर्ण तरीके से निरायुध सम्मेलन का, यानी कोई भी आप सम्मेलन या मीटिंग करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये क्या हो, हथियार अलाउ नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और अगर आप ऐसा रखते हैं या आपको लगता है कि मुझे जरूरत है तो आप बिना परमिशन के ये काम नहीं करेंगे। संगम या संघ बनाने का अधिकार, यानी कोई आप चाहें तो यहाँ से आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, कोई समूह बना सकते हैं, जैसे आप इसका एनजीओ बनते हैं, ठीक है, ट्रस्ट बनती हैं, तो आप ये भी चीज बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, यानी अनुच्छेद 19 का जो क है वो ये बताता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जो ख है ये बोलता है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई सम्मेलन कर सकते हैं। और जो उसका ग पोर्शन है ये बताता है कि संगठन बनाने का, यानी कोई भी आप ग्रुप्स बनाने की आपके पास यहाँ पे अथॉरिटी है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये देखिएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण, यानी भारत के क्षेत्र में आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको नहीं रोक सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आप हमारे मतलब दिल्ली मत जाइए या महाराष्ट्र सरकार ही नहीं बोल सकती कि आप महाराष्ट्र मत आइए, इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। और ये आजादी आपको कौन देता है, भारत का संविधान देता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारा क्या था कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। मतलब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भारतीय संविधान देता है कि अब भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में कहीं भी आपको बसने का अधिकार है। आप जाकर के वहां निवास भी कर सकते हैं और वहां चाहे तो आप बस भी सकते हैं परमानेंट। ठीक है, एक यहाँ नेक्स्ट टॉपिक था, देखिएगा संपत्ति का अधिकार। देखिए ये चीज जरूर ध्यान में, हटा दिया गया, इसको हटाने के कुछ रीजन भी है, जरूर समझा, इस विषय में हम बात करते हैं। संपत्ति का अधिकार हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों में अगर शामिल होता है तो आपको ये पता है कि ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसको कोई हस्तक्षेप, कोई भी इसको छेड़छाड़ के साथ नहीं कर सकता। तो यहाँ थोड़ा सा समझते हैं इसको कि अगर ये संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार होता तो अब समस्या कहाँ आती थी ये समझिएगा।
कि भाई अगर किसी व्यक्ति का कोई संपत्ति है, कोई मान लीजिए खेत है या किसी का जमीन है ये, और इस जमीन के ये जमीन कोई रास्ता बनाने के बीच में आ गई और सरकार ये बोले कि ये जगह हमको आप जितनी कीमत इसकी जेन्युइन बनती है, जो इसका कीमत लगता है उस हिसाब से कीमत देने के बाद भी आप ये जगह खाली कर दीजिए, कहीं और जगह हम देते हैं, तो भी ये व्यक्ति अगर नहीं देता है, क्यों? अगर ये बोले कि हमारी क्या है, हमको ये भारतीय संविधान के तहत हमारे क्या संपत्ति का अधिकार है, तो उसको कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप कोई कर ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे एक समस्या आती थी कि भाई अगर संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार में शामिल है, तो भारत की बहुत सारी जो योजनाएं हैं इसके लिए समस्याएं बार बार आ रही थी, बार बार खड़ी हो जाती थी, क्योंकि भाई अगर व्यक्तियों का ये मौलिक अधिकार बन जाएंगे तो कोई व्यक्ति अपना जगह छोड़ना नहीं चाहेगा, तो समस्या होती थी यहाँ पे। इसलिए क्या किया गया, उसको यहाँ से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया।